आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इसमें, जिसमें एक पार्ट में मौर्य काल पढ़ लिया है और दूसरे पार्ट में हमने गुप्त काल कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आप ये दोनों मौर्य काल और गुप्त काल के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। आज हम ये जो बुक है सामाजिक विज्ञान की, ये वर्तमान में प्रचलित और 2019-20 के पाठ्यक्रम में प्रचलित बुक है, जिसका अपन आज फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। पूरा मौर्य काल का वीडियो हमने अलग से बना दिया है, तो हमने मौर्य काल का वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मौर्य काल के बाद में गुप्त काल के बारे में भी हमने कंप्लीट वीडियो अलग से बना दिया है। तो मौर्य काल और गुप्त काल के इन दोनों के वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इससे आगे, जिसमें हम पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। रिट भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाल वंश। सबसे पहले पढ़ रहे हैं पाल वंश। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 700 ईस्वी में गोपाल में माना जाता है। ये स्थान का नाम है, वहाँ पर इसका उद्भव माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। जो पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, ये एक महान शासक था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया तथा प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणीय संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पाल वंश के बीच और प्रतिहारों के बीच और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जो पाल वंश के ओर से तो धर्मपाल ने युद्ध लड़ा था, तो ये कन्नौज को लेकर ये युद्ध हुआ था। जो युद्ध छिड़ा था ये कन्नौज को लेकर छिड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज को लेकर, जो उस समय समृद्ध राज्य था, उसको लेकर त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो अब इसमें आगे देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनका पुत्र था देवपाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। तो ये जो पाल वंश था, इसने जो उसकी राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उनकी भाषा में, उनकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। जो इनकी राज्यसभा थी उसमें सुमात्रा का जो राजा था बालपुत्र, उनका देवदूत आया था। उसके बाद में आगे देखिए, देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बाद पालवंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राजकाल, जो इनका नवा राजा था, 9वें नंबर का महिपाल प्रथम के राजकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पालवंश की क्षति क्षीण हो चुकी थी। उनके बाद में आता है पालवंश राजा बौद्ध थे। जो पालवंश थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके अनुयायी थे। उनके राजकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। आपको ये ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। जो गुप्त वंश के काल में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना है। लेकिन पाल ने भी इनको संरक्षण प्रदान किया था, इन विश्वविद्यालयों को। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के राजकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ भी गया था। जो ये आपको ध्यान रखना है कि अतिशा जो 10वें पाल राजा नेपाल के राजकाल में तिब्बत के
राजा के निमंत्रण पर वहाँ गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला में के महान प्रेमी थे। उन्होंने दीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों का संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दिनारपुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इसका था। उसके बाद में आता है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों के अंदर क्या था? पालवंश था, एक राष्ट्रकूट था, एक प्रतिहार वंश था। तो इस वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। और इसकी जो राजधानी है वो नासिक है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? नासिक। इस वंश में 14 शासक हुए। उसके बाद में दंतीदुर्ग वातापी के चालुक्य के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दिया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण प्रथम ने की थी। एक तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा, इस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो क्या तरीका है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन में आ जाता है प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट जो वंश है उनके द्वारा इसका, या गुप्त वंश में बनाया गया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। और राष्ट्रकूटों में कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक, जो इनका चौथा शासक था ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्यराज को पराजित किया। तो ये वत्स्यराज था, उनको पराजित किया था। और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पालवंश शासक धर्मपाल को पराजित किया था। जो पालवंश के जो शासक थे धर्मपाल, उसको और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि किस राष्ट्रकूट शासक ने गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, किस शासक ने? ध्रुव ने। ये जो शासक ध्रुव था इसने वत्स्यराज को पराजित किया। और जो गोविंद तृतीय है इसने किसको? नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और धर्मपाल को पराजित किया। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालवा प्रदेश में से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघ वर्ष शांतिप्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्ष तक राज्य किया। उसी ने म्यानखेत यानी मालखेड़ा को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई। तो आपको ये थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है कि म्यानखेत या मालखेड़ा को किस राष्ट्रकूट शासक ने राजधानी बनाया? तो किस शासक ने बनाया? अमोघ वर्ष ने मानखेत या मालखेड़ा को राजधानी बनाया। ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ गोश वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अरब यात्री जो सुलेमान था उसने अमोघ वर्ष जो शासक है उसको 4 महान शासकों में इसकी गणना की थी। कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने कनौज के तत्कालीन शासक, कृष्ण तृतीय एक तो और एक इंद्र तृतीय, इन्होंने कनौज के तत्कालीन शासक महिपाल, आगे देखते हैं, महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया था। और 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासन में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों का प्रभाव कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ। कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ। चालुक्य शासक
तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के करक द्वितीय को पराजित करके मानखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म में प्रबल समर्थक थे। वैदिक धर्म के समर्थक के जो राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने कई दिव्य भवनों का निर्माण करवाया था। वे संस्कृत कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलरा या बल्लराज संबोधित किया था। उसके बाद में आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गुज्जर प्रतिहार वंश। जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एक तो प्रारंभिक क्वेश्चन ये बन जाता है कि नागभट्ट एक सामंत था जिसने गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। कब? 775 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। 725 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। अतएव इसका नाम गुज्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से जाने वाले अरबों पर आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्स्यराज इस वंश का पहला शासक था। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तो नागभट्ट ने की थी, लेकिन वत्स्यराज इसका जो पहला शासक बना था, वत्स्यराज इसका पहला शासक बना था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्स्यराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 1816 ईस्वी के लगभग गंगा में घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। वत्स्यराज के जो पुत्र है नागभट्ट द्वितीय ने 1816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया था। किसने? तो कन्नौज पर किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अधिकार किया था? तो यह आपको ध्यान रखना है। नागभट्ट द्वितीय ने 1816 में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। तो यानी कि नागभट्ट जो द्वितीय ने ही, तो अभी क्वेश्चन दूसरा ये बन जाता है कि कन्नौज को किस जो गुज्जर प्रतिहार शासक है उसने राजधानी बनाया? तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया और कन्नौज को जीता भी नागभट्ट द्वितीय ने 1816 ईस्वी के अंदर। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो नागभट्ट द्वितीय है वो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हो गए थे बाद में। उनके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्र पर 1018 से 1019 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था। तो ये गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है भोज प्रथम, जो मिहिर भोज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका जो दूसरा नाम है इसको मिहिर भोज भी कहा जाता है, भोज प्रथम को। और नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था ये। अरब यात्री सुलेमान इसी के समय भारत आया था। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अरब यात्री सुलेमान किनके समय भारत आया था? तो ये मिहिर भोज या भोज प्रथम के समय भारत आया था। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करके ध्यान रखना है। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक का रचयिता था। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में साहित्य से संबंधित बन जाता है। महेंद्रपाल प्रथम जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कपूर मंजरी जो नाटक है इसके रचयिता तो कौन है? राजशेखर थे और इनका शिष्य था महेंद्रपाल। तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया। उसके बाद में आता है महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि इन जो महिपाल है तो महिपाल को राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने पराजित किया था। तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अपने आप में राष्ट्रकूट में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने महिपाल को हराया था। और एक जो क्वेश्चन है वो है कि नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? ये आपको ध्यान रखना है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को तो गोविंद तृतीय ने हराया था, ठीक है। और उसके बाद में आता है जो महिपाल है इसको किसने हरा दिया था? महिपाल को किसने हराया था? राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने बुरी तरह पराजित किया था। जो ये तृतीय द्वितीय इसका विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा था।
उनके बाद में राजाओं में भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। उसके बाद में मोहम्मद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था, ये आपको ध्यान रखना है, और ये फिर भाग गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मोहम्मद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का जो शासक था वो राज्यपाल था, और राज्यपाल कन्नौज छोड़कर डरकर भाग गया था। राज्यपाल बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने मोहम्मद की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज़ हुए, और उसके बाद में क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला था। जो राजा था राज्यपाल, जो भाग चुका था मोहम्मद गजनवी से डरकर, तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये कालिंजर के चंदेल राजा थे गंड, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या करती थी? राज्यपाल की, क्योंकि ये डरकर भाग चुका था ना, तो इसको बोला कि तू कायर है, और ये से कह के इसको मार डाला। उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। उनके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया, ये त्रिलोचन पाल है। कन्नौज में गहड़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुज्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। इसके बाद में आता है चोल वंश। तो अब इसमें हम चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल राजे, ये प्राचीन दक्षिणापर्त के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य पांडे और चेर अथवा केरल थे। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। तो तिरुवल्लुवर रचित कुरुल इसका अच्छा उदाहरण है। ये मंदिर है। करिकाल उस समय लगभग किसको बोलते थे? करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ करता था। उस समय करिकाल ये चोल वंश का एक राजा था, जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। तो पुहार या पुगार नगर की नींव किसने डाली थी? करिकाल ने। उसने सिंगल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। तो सिंगल से युद्ध कर दिया, और उसके बाद में युद्ध में जो बंदी बनाए गए थे उनके द्वारा कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबा, लगभग 300 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर या उरियू या कावेरी पतन ले गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चोलों की जो राजधानी है उसको उरुगपुर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने लगभग 880 से 907 ईस्वी में पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। ये पल्लव नरेश था, अपराजित इसको हराया था। उसके बाद में देखिए, आदित्य के पुत्र प्रांत प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांड्यों की राजधानी मथुरा पर भी अधिकार कर लिया था। पांड्यों की राजधानी थी मथुरा, उस पर भी अधिकार कर लिया था। उसके बाद में आता है चोल राजराज प्रथम। संपूर्ण मद्रास चोल राजराज प्रथम, जिनका जो कार्यकाल था वो 985 ईस्वी से 1013 ईस्वी तक था। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहलदीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का जो राजराज प्रथम थे, जो उन्होंने
मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप तो यानी श्रीलंका को भी अपने अधीन में कर लिया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया था। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। जो उनकी राजधानी थी तंजौर, जो राजराज प्रथम की राजधानी थी तंजौर में भगवान शिव का जो मंदिर है, जिसको राजराजेश्वरी या बृहदेश्वर मंदिर भी नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव के मंदिर हैं और भगवान शिव का जो मंदिर है इसका नाम है राजराजेश्वरी या बृहदेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजराज प्रथम ने। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है कि राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण, भगवान शिव के राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पहला क्वेश्चन तो आ जाता है चोल राज प्रथम ने। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राजराजेश्वरी मंदिर किस स्थापत्य या किनके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन में चोल वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार। तो ये किनके द्वारा बनवाया गया था? चोल वंश के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंदिर बनवाया गया था, तंजौर में है स्थित। कहाँ स्थित है ये? तंजौर में स्थित है। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसमें पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। ये जो द्वीप थे उनको भी उन्होंने जीत लिया था। उसने बंगाल बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया था। बंगाल और बिहार का जो उस समय का शासक महिपाल था, उनसे युद्ध किया था। उनकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़ यानी उड़ीसा, उस समय उड़ीसा को ओड़ बोलते थे, दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोट की उपाधि धारण की थी। तो गंगेकोट की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज प्रथम ने। ठीक है। उनका पुत्र नहीं, गंगेकोट की उपाधि धारण की थी राजराज प्रथम के जो पुत्र थे, राजराज प्रथम के जो पुत्र थे राजेंद्र, उन्होंने गंगकोट की, ये जो उनके पुत्र थे उन्होंने गंगेकोट की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर आप देखिए, उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम, इनके पास एक विशाल नौसेना थी और इन्होंने गंगा तक इनकी सेना पहुंची थी और इन्होंने गंगेकोट की उपाधि धारण की थी। गंगेकोट। उनका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को, चोल और चालुक्य अलग अलग हैं, ध्यान रखना आपको। चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में उनका पुत्र मारा गया था, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुडल संगम के युद्ध में परास्त किया था। कुडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली बार हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया था। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चालुक्य चोलों के नए वंश की स्थापना की थी। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। उनके बाद में आता है चोल प्रशासन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, तो वो देखिए। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ग्राम पंचायत प्रणाली पर प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें मंडलम, जिनको मंडलम कहा जाता था, मंडलम के उप विभाग जो होते थे उनको कोट्टम कहा जाता था। कोट्टम के उप विभाग होते थे उनको नाडु कहा जाता था। नाडु, कुरम और ग्राम, इस प्रकार से इनका जो क्रम है वो था। तो जो 6 प्रांत थे उनको क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। और मंडलम के अंदर आते थे कोट्ठम, और कोट्ठम के जो उप विभाग थे उनको नाडु, कुरेम और ग्राम, इनके नाम से जाना जाता था। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर
और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्ता, ये एक नक्शा है आपके सामने, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट कब और कहाँ इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में ये चोल वंश के मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है और ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है पूरी भारतीय संस्कृति के अंदर स्थापत्य कला का, क्योंकि इस मंदिर का जो निर्माण है वो एक पहाड़ी को ऊपर से काटकर बनवाया गया है। जी हाँ, ऊपर से काटकर पहाड़ी का निर्माण करवाया गया है और इसके बारे में अनेक कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नटराज शिव की प्रतिमा। आप देख सकते हो ये अभी भी विद्यमान है। जो उनके जो ग्राम के जो प्रतिनिधि होते थे उनको स्वायत्ता प्राप्त थी। उसके बाद में आगे देखिए, लेकिन राजा को नियंत्रण करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। भूमि की उपज का जो छठा भाग था उस समय लगान यानी कर वसूली 1/6 थी। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्रा में दिया जाता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। क्या कहलाता था? कासू। कासू चोल शासक में जो प्रचलित सोने का सिक्का था उसको कासू कहा जाता था, जो 16 ओस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। चोल कला, उस समय चोल जो कला है वो क्या थी? चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली कुछ विशेषताएं थी जो उनकी जो चोल शासक थे उनकी जो कला मंदिरों की जो शैली थी वो द्रविड़ मंदिर शैली थी। और द्रविड़ मंदिर शैली के अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से होते हैं। एक तो वर्गाकार विमान मंडप होता है, गोपुरम होता है और कलापूर्ण स्तंभ होते हैं। यानी स्तंभ होते हैं, वर्गाकार विमान होते हैं, मंडप होते हैं, गोपुरम होते हैं से युक्त। बृहद सदन सजावट के लिए पारंपरिक सिंह यानी चाली, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभ आदि का होना। राजराज प्रथम ने तंजौर का शिव मंदिर, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजराज ये पहले भी आ चुका है कि राजराज प्रथम ने तंजौर का जो शिव मंदिर है राजराजेश्वरी, द्रविड़ शैली का एक शानदार उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी शैली से बना हुआ है? द्रविड़ शैली से बना हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजराजेश्वर प्रथम। उसके बाद में देखिए आगे, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। जो नहरों की जो प्रणाली है दक्षिण भारत में वो किन की देन है? चोलों की देन, आपको जाना। चोल मंदिरों में चिदम्बर और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। यानी कि चोल मंदिरों में एक तो चिदम्बरम का मंदिर, एक तंजौर का जो ये शिव मंदिर है राजराजेश्वर प्रथम ने जो बनवाया था, राजराजेश्वरम मंदिर जो शिव का है, ये सर्वोत्कृष्ट है मंदिर है। चोल युग की नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। जो नटराज शिव की जो प्रतिमा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नटराज शिव की कांस्य की जो प्रतिमा है ये किस युग की है? तो चोल युग की है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ था। समाज, उस समय जो समाज थे वो किस प्रकार से थे? चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानते थे। चोल जो राजा थे वो शैव धर्मानुयायी थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देव दासी प्रथा भी प्रचलित थी उस समय। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा, ये हूण आक्रमण के बारे में बताया हुआ है। पल्लव साम्राज्य के बारे में बात की गई है कि उस समय जो पल्लव साम्राज्य था वो कहाँ था। तो चलो अपन थोड़ा सा और है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। पल्लव वंश, इस वंश के शासक कौन कौन थे? अर्काट, मद्रास, त्रिचनपल्ली तथा
तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज करते थे। इस वंश के जो भी शासक थे वो मद्रास से लेकर तंजौर तक राज करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है, यानी कांची के जो विष्णुगोप हैं इनका मिलता है कि पहला पल्लव राजा कांची का विष्णुगोप था। पल्लव में सिंह, यहाँ से देखिए, पल्लव में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उनके बाद लगभग 2 शताब्दी तक पल्लवों ने राज किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 600 से 625 ईस्वी तक, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा और नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित, ये इनके नाम थे पल्लव वंश के राजाओं के। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता थे। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रसन्न नामक नाटक भी लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना है। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रसन्न नामक नाटक की रचना की थी। उसके बाद में आता है उसने महेंद्र तालाब खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य द्वारा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। इनको किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित कर दिया था। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल्ल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उनकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्य ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था। उस समय उनकी राजधानी जो थी कांची, उस पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी और वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि पल्लव राजवंश जो था उसने ही महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, ये नाम है, यहाँ पर 5 रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 5 रथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? महाबलीपुरम में पल्लव शासकों ने करवाया था। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है, यानी मूर्तियाँ अलग से ना होकर चट्टानों पर ही तराशी गई है काफ़ी मूर्तियाँ। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे तो कुछ शिव के उपासक थे। पल्लवकालीन कुछ मंदिर इस पिक में हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं चालुक्य वंश। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है चालुक्य वंश। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चालुक्य प्रथम पुलकेशिन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात था। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उनका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ था। जो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा था उनके द्वारा वे पराजित हो गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनको किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मा ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय को पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की थी। तो कल्याणी को किस चालुक्य शासक ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, विक्रमादित्य द्वितीय ने। यह नया राज्य 973 ईस्वी
से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया था, चोल नरेश ने। उसके बाद में आगे देखिए, चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार दे के लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजधिराज का वध भी कर दिया था। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। किस युद्ध के अंदर? कोप्पम का ये जो युद्ध था, कोप्पम के युद्ध में। सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने तो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात थे, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्लन को संरक्षण दिया। तो प्रसिद्ध कवि विल्लन था, ये किनके राज दरबार में थे? ये विक्रमांक या विक्रमादित्य छठवां था ये, तो उनके दरबार में थे। विल्लन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवरचित नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ध्यान रखना, विक्रमांक देवरचित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि विल्लन ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा व्याख्या के लेखक सुप्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षर ये व्याख्या है, ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। उसके बाद में आगे देखिए, मिताक्षर को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, जिसका विज्ञानेश्वर, इसके रचयिता कौन थे? मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर एक हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है ये। उसके बाद में आगे देखिए, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुषाण, इनके जो आक्रमण किए थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। ये जो शक थे ये मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ के शक बोलन दरे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए। रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया। कालकाचार्य खतानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्होंने सगकुल यानी सगकुल कहा गया। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट होता है कि उनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल चुके थे। तक्षशिला के शक शासकों ने मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में जो शक शासक है मावेज और एजेज के नाम चलते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश और पल्लवों द्वारा हुआ था। तो तक्षशिला में जो शक शक्ति थी उनका विनाश किसने किया था? पल्लवों ने किया था। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा में प्राप्त सिंह शीर्षक लेख के में बाद में शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा में शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार किया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया। पश्चिमी भारत में शकों के क्षयरात वंश के भूमक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र,
काठियावाड़ और गुजरात के यहाँ पर शासन किया। न्यायपाल के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। अब आगे देखिए, जोगलदापी नामक स्थान से मिले सिक्कों से प्रमाणित होता है कि नहपान गोमतीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक के लेख में गोमतीपुत्र सातकर्णी को 6 रात वंश का उन्मूलक कहा जाता है, क्योंकि इनको हराया था इसने। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चस्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी के शक राजवंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं परीक्षण का शक संवत का उपयोग किया था। चस्टन का पुत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक था। ये जो रुद्रदामन था ये शक शासक था, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी मालवा, द्वारका और जूनागढ़, रुद्रदामन का, ठीक है, जूनागढ़, साबरमती, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। उसके बाद में आता है शकों के आक्रमण के बाद में आता है हूण। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, ये भी मध्य एशिया की थी, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया। ये दैत्य भी पुकारे जाते थे। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के समय, जो आपने गुप्त वंश में भी पढ़ा था, स्कंदगुप्त ने इनको हूणों को रोके रखा, इनसे आक्रमण किया था, जिसमें उनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंधी और मालवा पर अपना अधिकार कर महाधिराज की पदवी धारण की। तोरमान का पुत्र महिरकुल था, जिनका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सालेकोट इनकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों और स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया था। मालवा का जो शासक था यशोधर्मा, इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद ये कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इसके बाद में आता है कुषाण वंश। कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुजुल कडफिस प्रथम, यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंदार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। उसके बाद में ये जो कुषाण साम्राज्य था ये इस प्रकार से एक बार फैल गया था। उसके बाद में आगे देखो, विम कडिफिस द्वितीय भारत में एक विशाल क्षेत्र पर इनका राज्य था। ये शैव मत का अनुयायी था। इनकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चर्मधारी, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृतियाँ अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। और उनके बाद में आता है कनिष्क। ये भारत के प्रथम कुषाण राजाओं में से माना जाता है। परंपराओं के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीत किनके आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में कुंडलवन के जो आचार्य थे
जो कश्मीर में होती बौद्ध संगीत। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, फिरोजपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना आपको, शक संवत की जो स्थापना थी वो कनिष्क ने की थी। इसके बाद में आगे देखिए, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर उसका नाम कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। उसने कासगढ़, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा पर उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए थे। ये तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी, ये इस प्रकार से बलि देते हुए दिखाया गया था। कनिष्क के राजदरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अवघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक मौजूद थे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो कनिष्क है इनके राज दरबार में एक तो पार्श्व जो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, कुंडलवन जो कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, पार्श्व इन पार्श्व की अध्यक्षता में हुई थी। वसुमित्र, अवघोष और नागार्जुन ये गणितज्ञ था। ये किनकी राज्यसभा में थे? कनिष्क की राज्यसभा में। और चरक संहिता आप जानते हो, जो तो चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचारक कनिष्क के समय ही हुआ था। महायान शाखा उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि आई। आत्मसातीकरण में क्या है? शक, हूण, कुषाण विदेशी जातियाँ थी। ये तीनों ही विदेशी जातियाँ थी। कौन कौन सी? शक, हूण और कुषाण, जिन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया। जैसे कनिष्क को भारतीय राजा ही माना जाता है, आक्रामक नहीं माना जाता। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर काबिलियाई जातियों को समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन और शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत के महान राजाओं में अधिष्ठित करती है, इसलिए कनिष्क को भारतीय राजा माना जाता है। अब आगे देखिए, कुषाण कालीन ये जो सिक्के थे आप देख सकते हो, सोने के सिक्के, ये कनिष्क की फोटो है। तो ये अपना एक चैप्टर कंप्लीट होता है और अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपने